2010 का इस टाइम तक ऑथर ग्रैंट कार्डोने एक बहुत ही आम इंसान थे। आम लोगों के जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और लग गए एक सिंपल सी जॉब पर। इस जॉब को ऑथर ने लगभग 3 सालों तक किया और इन 3 सालों में ना तो उनको कोई प्रमोशन मिला, ना उनकी सैलरी इंक्रीज हुई और ना ही उनको ज़रा सा कुछ अलग काम मिला जिससे वो एक नया एक्सपीरियंस ले पाते। यहाँ पर लगभग डेली 9 से 10 घंटे लगाकर अब वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि इनकम उनकी नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इस महंगाई के चलते उनका डेली का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा था। यहाँ पर ग्रैंट एक तो पहले से ही परेशान थे और उनकी इस आग में घी डालने का काम उनके बॉस ने किया। वो एक दिन ग्रैंट से आकर ये बोले, ग्रैंट देखो, अब तुम्हारी इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक नया एम्प्लॉय हायर कर लिया है जो कम टाइम में तुमसे भी अच्छा आउटपुट दे सकता है। अब यहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। ग्रैंट अभी 24 साल के थे तो जॉब चले जाने के बाद वो अपने मॉम डैड के पास वापस आ गए। आपको पता होगा अमेरिका में जब बच्चे 22 साल के हो जाते हैं तो वो अपने मॉम डैड की मर्जी से अपना घर छोड़ देते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और किसी भी तरह की मदद के लिए उनको घर वालों की जरूरत ना पड़े। पर ग्रैंट के साथ यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। वो 24 साल की एज में अपने माँ बाप के भरोसे रह रहे थे, पर इस तरह की शर्मिंदगी झेलने के बाद भी उन्हें मजबूरन वहाँ पर रहना पड़ा क्योंकि उनके बैंक में बचत के नाम पर सिर्फ $2 ही थे। एक दिन तो उनके डैड ने खुद ही ये बात बोल दी, ग्रैंट देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मुझे एक बात बताओ कि आखिर कब तक तुम हमारे सहारे जीते रहोगे। जब भी मैं कहीं बाहर निकलता हूँ तो 4 लोग मुझे ही ताना देते हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा और कब तक चलेगा ग्रैंट, जवाब दो मुझे। अब ये बात ऑथर को कुछ ज़्यादा ही चुभ गई। तभी से उन्होंने ये कमेंट कर लिया कि 30 साल की उम्र तक अब इनको मैं फाइनेंशियली फ्री होकर दिखाऊंगा, फिर भले ही मुझे इसके लिए कितनी ही मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े। उन्होंने अपने डैड से कुछ और टाइम मांगा और खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। सबसे पहला स्टेप उन्होंने नॉलेज गेन करने का लिया। वो लाइब्रेरी जाते और बिजनेस, फाइनेंस और सेल्फ हेल्प इस तरह की बुक वो बहुत ध्यान से पढ़ते। सबसे पहले तो उन्होंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जमाना है इस कला को सीखा ताकि उनको एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिलने में आसानी हो सके। फिर जब उनका इंटरव्यू पास आया तो इस कला की वजह से उन्होंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब ग्रैंट एज अ फुल टाइम वर्कर एक अच्छी जॉब पर लगे हुए थे, लेकिन उनका मेन गोल इससे कहीं ज़्यादा था, इसलिए वो यहीं तक सीमित नहीं रहे। इसके साथ में उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद ली और एक साइड हसल शुरू कर दिया। शुरुआत में उनको ये सब करना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि अब उनको अपने साइड हसल के लिए ओवर टाइम करना पड़ रहा था, पर फिर भी वो इस सब को ऐसे ही झेलते गए क्योंकि 30 की एज तक एक मिलियनर बनना उनका बर्निंग डिज़ायर था और ये डिज़ायर उनको किसी भी हाल में पूरा करना था। अब वो अपना खर्चा अपने साइड हसल के पैसों से चलाने लगे और जॉब से उनको जो भी सैलरी आती उसे वो स्टॉक मार्केट में लगा देते। देन फाइनली वो 30 की एज तक एक मिलियनर बन ही गए। अब उनके पास $1 मिलियन कंप्लीट हो चुके थे, पर अगेन उनके लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इस दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया, जो नॉलेज ली, प्लस क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी, उसके ऊपर एक पूरी बुक लिख दी उन्होंने, जिसमें उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि कैसे उन्होंने 30 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की बुक से कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में जानने वाले हैं जो जीरो से शुरू करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचना है, इसका एक रोड मैप आपको दिखा देगा। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंट अपनी बुक के अंदर बताते हैं कि एक इंसान अगर जीरो पर खड़ा हुआ है तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इन 7 स्टेजेस से गुजरना होगा, जिसमें पहली स्टेज है क्लैरिटी। यहाँ पर आपको यह पता करना होगा कि अभी के टाइम के हिसाब से फाइनेंस के मामले में आपकी कंडीशन कैसी है, आप अपनी जॉब या बिजनेस से कितना पैसा अलग रख पा रहे हो और इसी बिहाफ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कहाँ तक पहुँचना है। दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप अपनी महीने की कमाई से बिना किसी दिक्कत के सारे खर्चे मैनेज कर पाते हो। तीसरी स्टेज है ब्रीथिंग रूम। यहाँ आने के बाद अब पूरी तरह से आप सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं हो, मतलब अगर आपकी सैलरी आपको कुछ दिन ना भी मिले तब भी आपका गुजारा चल जाए। चौथी स्टेज है स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपके पास में इतने पैसे हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से आपकी जॉब चली गई या बिजनेस आपका बंद पड़ गया तो 6 महीने तक बिना कुछ किए आप सर्वाइव कर सकते हो। पांचवी स्टेज है फ्लैक्सिबिलिटी। यहाँ पर अगर आपकी टेंशन बहुत कम हो जाती है, ना तो आपके सर पर कोई कर्जा होता, ना फैमिली के खर्चों की चिंता होती, प्लस कुछ जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट भी होता है जो टाइम के साथ साथ कंपाउंड होता रहता है। छठी स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप जैसी चाहो वैसी लाइफ जी सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ खरीदने के लिए उसका प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं होती, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो। मतलब कि इसमें आपको यह ऑप्शन मिल जाता है कि बिना कोई काम किए अपनी इन्वेस्टमेंट से आप सारे खर्चे मैनेज कर सकते हो। एंड फाइनली 7वीं स्टेज है अबंडेंस ऑफ मनी। ये वो आखिरी स्टेज है जहाँ पर आप इतने वेल्दी हो जाते हो
कि पैसा कमाने के बारे में आपको कभी सोचना ना पड़े और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। अब इसके आगे मैं जो पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपना खुद का माइंड भी लगाना पड़े। तो पहला पॉइंट है, डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। 30 साल की उम्र तक ग्रैंट एक मिलियनर बन गए थे, जो कि उनकी फैमिली की नज़रों में उनके लिए बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि $1 मिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। पर ग्रैंट की नज़रों में ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं था जो इनको हमेशा खुश रख सके। उन्होंने इसके लिए फिर ये सोच लिया कि स्टॉक मार्केट की ये इन्वेस्टिंग वो जारी रखेंगे, क्योंकि इतने सारे पैसों पर उनको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। उनके इस $1 मिलियन पर उनको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ जीने के लिए काफ़ी था। पर फिर भी उन्होंने फालतू खर्च करने से खुद को बचाए रखा और जितना उनको ज़रूरत थी सिर्फ उतना ही पैसा खर्च किया। उनके हिसाब से उनके लिए इस प्रॉफिट का 4% ही इनफ था और बाकी का बचा हुआ पैसा भी वो उसी स्टॉक मार्केट में लगाते गए। $1 मिलियन के साथ उनका ये प्रॉफिट उनको और भी प्रॉफिट दे रहा था, जिसे वो बिना कुछ किए अपने पैसों को लगातार बढ़ाते गए। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ये जान लेते हैं। ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, आपको अपने सालाना खर्चों को कैलकुलेट करना है और फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए है, इसको अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल निकल कर आएगा 50 लाख रुपए। मतलब 50 लाख रुपए आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए चाहिए होंगे। ये पैसे आप स्टॉक मार्केट में लगाकर हर साल 2 लाख रुपए बिना कुछ किए कमा सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी आपको स्टॉक मार्केट में मिनिमम 7 से 8% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। स्टेप 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। पैसा हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, पर इस प्रोसेस का जो एक मेन पार्ट है उसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी स्किल या फिर उनके काम की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये मेन पार्ट है आपकी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना, यानी कि आपकी अभी की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के केस में ये अलग अलग होती है। ग्रांट इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताते हैं जो है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हों, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गोल्ड, कोई यूजफुल गैजेट एटसेट्रा। और लायबिलिटीज मतलब लोन, EMI या फिर कोई ऐसी उधारी जिसके लिए आपको ब्याज देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए एक टेबल बनानी है, उसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ से आपको एक साल के अंदर प्रॉफिट होता है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है। इससे आपका ये एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाएगा कि साल भर के लेन देन के पास आपके बाद आखिर में कितने पैसे बचते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो कैलकुलेशन के बाद शायद वो 2 या फिर 3 लाख ही बचे, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी कम निकले। ग्रांट बोलते हैं कि ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को एनालाइज करके हम एसेट्स को बढ़ा और लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। इसीलिए ये हर महीने आपको ज़रूर कैलकुलेट करनी चाहिए और इससे आप ये भी जान पाएंगे कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के आप कितने दूर हो। स्टेप नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। ग्रांट जब अपने खराब हालातों से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त एक बात नोटिस की, और वो बात ये थी कि कभी कभी एक्साइटेड होकर वो कुछ चीज़ें ऐसी भी खरीद लेते थे जिसमें उनकी 50% सैलरी या इवन कभी कभी तो 80% सैलरी चली जाती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस पर ध्यान ही नहीं देते थे। और यही रीज़न था कि महीने के आखिर तक आकर उनकी सैलरी पूरी लुट जाया करती। तो ये गलती हमसे ना हो, इसीलिए ऑथर हमको ये बताते हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा खरीदते हो जो आपको पसंद है तो उसे खरीदने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उतने पैसों को अर्न करने में आपको कितने दिन, कितने हफ्ते या फिर कितने महीने लग जाएंगे। जैसे अगर आपकी सैलरी मान लो 20,000 रुपये है और इच्छा आप 1 लाख वाले फ़ोन की रख रहे हो, तो इसमें आपकी लगभग 150 दिन की कमाई एक ही बार में लग जाएगी। मतलब कि आपको इसकी रिकवरी के लिए 150 दिन एक्स्ट्रा काम करना होगा। लेकिन देखो, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कुछ महंगा पसंद आ जाता है तो आप मत खरीदो। जो भी कुछ आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हो, पर बेहतर होगा अगर वो प्रोडक्ट आपकी सैलरी का 20% या फिर मैक्सिमम 30% लेता हो, क्योंकि फिर वो पैसा कमाने के लिए आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। स्टेप 4, फाइंड द प्रॉब्लम एंड अर्न फ्रॉम इट। ग्रांट की एक दोस्त थी जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी पार्ट टाइम के लिए, और इसमें उनकी सैलरी $50,000 थी। पर इतनी सैलरी होने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ग्रांट की तरह उनको अपना पैसा मैनेज करना नहीं आता था। फिर अपने आप को थोड़ा और बिजी रखने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी इस जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करेंगी और यहाँ वहाँ ध्यान न भटकाते हुए अपने खर्चे कंट्रोल करेंगी। उन्होंने फिर इस बारे में खोजबीन शुरू कर दी और उन्होंने इस दौरान एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम नोटिस की। इस इलाके के मैक्सिमम लोग जॉब करने वाले थे, इसी वजह से उनका जो वर्किंग टाइम था वो एकदम फिक्स था, पर इसी वर्किंग टाइम की वजह से वो अपने पेट्स को घुमा नहीं पा रहे थे।
तो ग्रैंट की दोस्त ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और इसी को बिजनेस बना लिया। उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जब आप काम पर हों तो इस दौरान वो उनके पेट्स को संभाल सकती हैं और वॉक वगैरह करा सकती हैं। और उनके इस आइडिया पर काफ़ी लोग खुशी से एग्री हो गए। अब यहाँ पर वो लोगों के पेट्स को वॉक पर ले जाती, जिसके बदले में वो लोग उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं। शुरू में तो उन्होंने ये काम बिल्कुल अकेले ही किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इस काम के लिए कुछ और लोगों को हायर कर लिया। अब ये काम उनका इतना अच्छा चल पड़ा कि उनको यहाँ से इतना पैसा आने लगा जितना वो अपनी जॉब से भी नहीं कमा रही थी। तो इससे ग्रैंट हमको ये बताना चाह रहे हैं कि आज के टाइम में पैसे कमाने के इतने तरीके हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए आपको फुल टाइम ही देना पड़ेगा। कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आप कम टाइम में बहुत पैसे कमा सकते हो। और ये जो स्क्रीन पर आप स्किल्स देख रहे हो ये भी उन्हीं में से एक है। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने टाइम निकाल कर कोई साइड बिजनेस शुरू किया, पर बाद में उनका यही साइड बिजनेस उनका मेन काम बन गया। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट अर्ली। अब देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो और साइड हसल के तौर पर आपने कोई और काम भी करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है ये तरीका आपको फाइनेंशियली स्टेबल जरूर बना दे, लेकिन ये फाइनेंशियली फ्री नहीं बना पाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है और वो है इन्वेस्टिंग। और यही सेम एडवाइस हमको ग्रैंट भी करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप बिना कोई काम किए भी पैसे कमा सकते हो। और इस चीज का हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टिंग से ही कमाया है। इसलिए जितनी जल्दी आप अपने अंदर इन्वेस्टिंग की आदत डालोगे उतना ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के आप करीब आते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जहां से अच्छी रिटर्न निकाली जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तरीकों पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। वैसे अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप एक गुजराती दिमाग लगाकर बहुत कम पैसों में भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।